हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम महासागरीय जल का तापमान और उसका घनत्व पढ़ रहे हैं। आज हम समुद्री जल है उसके क्षैतिज तापमान का अध्ययन करेंगे। सागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण यानी जो महासागरीय जो सतह होती है वहाँ तापमान क्या होता है, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल जो टेम्परेचर है उसके बारे में आज जानेंगे। तो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पे देखो महासागरों का जो तापमान है वो 26.7 डिग्री सेल्सियस रहता होता है ऊपरी सतह पर। ठीक है, देखो जो तापमान है वो क्षैतिज और लंबवत दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्षैतिज पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लंबवत है तापमान उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भूमध्य रेखा है वहाँ पे तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है समुद्री सतह का। उसके बाद उत्तर और दक्षिण यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जब हम जाते हैं यानी जो जल है उसका जो तापमान है वो घटता जाता है। बहुत सी जो बातें हैं वो पिछले वीडियो में क्लियर करवा दी गई थी आपको। अब जैसे भूमध्य रेखा पर तापमान कितना है 26.7 डिग्री सेल्सियस है। तो कल बताया था जैसे अगर हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ हम जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है। तापमान में गिरावट का कारण क्या बताया था, क्योंकि सूर्य की किरणें हैं वहाँ तिरछी पड़ती हैं। उसके बाद देखो जो तापमान में गिरावट आ रही है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं, जो जल है वो जा रहा है, तो तापमान में जो गिरावट है वो 0.5 फ़ारेनहाइट की दर से आती है प्रत्येक अक्षांश से। जो अक्षांश है जब हम बढ़ते हैं उत्तर और दक्षिण की तरफ, प्रत्येक अक्षांश, ठीक है, ये प्रत्येक अक्षांश है। जब हम आगे बढ़ते हैं प्रत्येक अक्षांश से तो तापमान में जो गिरावट है वो 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की दर से जो तापमान है उसमें गिरावट आती है। उसके बाद देखो अलग अलग अक्षांश पे जो तापमान है वो अलग अलग है। देखो 20 डिग्री अक्षांश, अब 20 डिग्री अक्षांश के पास जो तापमान है 22 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो ये पृथ्वी बनाते हैं हम, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 20 डिग्री, 40 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया। अब चाहे उत्तर की तरफ बढ़े या दक्षिण की तरफ, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, 90 डिग्री। अब जो भूमध्य रेखा है यहाँ जो तापमान कितना है ये 26.7 डिग्री सेल्सियस तापमान है। फिर हम 20 डिग्री अक्षांश पे पहुंचेंगे तो 20 डिग्री अक्षांश पे ये देखो तापमान कितना है 22 डिग्री सेल्सियस हो गया तापमान। ठीक है, तो तापमान देखो अब कम होता जा रहा है। ठीक, तापमान में अब गिरावट आ रही है। अब जब हम 40 डिग्री अक्षांश के पास पहुंचेंगे तो तापमान कितना हो गया 14 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है 40 डिग्री अक्षांश पे। तो अब हम 60 डिग्री अक्षांश पे पहुंचेंगे और भी हम ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री
सेल्सियस हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, यानी बहुत कम तापमान हो गया। और जब हम ध्रुवों के पास चले जाएंगे, यहाँ इस बिंदु पे आ जाएंगे, तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। और यही कंडीशन चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, 22 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री सेल्सियस, और ये 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरीके से जो तापमान है वो उसमें गिरावट आती है जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं। और ध्रुवों के पास देखो जो तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और उसके बाद ये भी बात ध्यान रखनी जरूरी है, ये देखो उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापक्रम 19.4 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो यहाँ एक लंबी लाइन बना देते हैं, ठीक है, पता है। अब ये तो हो गया देखो उत्तरी गोलार्ध, यह है दक्षिणी, यह है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो इसे दो भागों में हमने बांट दिया है। अब जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का तापमान कितना है? ये उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापक्रम 19.4 डिग्री सेल्सियस, ये है 19.4 डिग्री सेल्सियस। और दक्षिणी गोलार्ध का है 16.1 डिग्री सेल्सियस, ये तापमान है इनका, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध का जो तापमान है वो अधिक है, उत्तरी गोलार्ध का जो तापमान है वो अधिक है, और दक्षिणी गोलार्ध का जो तापमान है वो कम है। कारण क्या है? कारण भी कल बताया था आपको। जैसे यहां क्या है, स्थलीय भाग अधिक है, ठीक है। जो उत्तरी गोलार्ध है वहां स्थलीय भाग अधिक है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जलीय भाग अधिक है, जलीय भाग, यानी पानी यहां अधिक है दक्षिणी गोलार्ध में। तो उस वजह से जो उत्तरी गोलार्ध है वहां का जो तापमान है वो अधिक होता है, और दक्षिणी गोलार्ध का जो तापमान है वो कम होता है। तो जलीय भाग यहाँ अधिक है, तो जो सागरीय धाराएं हैं, सागरीय धाराएं, यहाँ जो तरंगे हैं वो यहाँ स्वतंत्र रूप से आवागमन होता रहता है उनका। जैसे आपको बताया था कल, अगर पवन प्रवाहित हो रही है, कोई पवन है वो प्रवाहित हो रही है, ठीक है। मान लो पवन है, ये स्थल से प्रवाहित हो रही है, ठीक है, स्थल से प्रवाहित हो रही है जलीय भाग की ओर, ये जलीय भाग। अब यहाँ जो जल है वो क्या है, गर्म है, तो पवन आई, जल को क्या बहा के ले जाएगी दूसरी जगह। तो यहाँ क्या होगा, सतह के नीचे से, सतह के नीचे से क्या है, ठंडा जल वो ऊपर आएगा, जो गर्म जल है वो यहाँ से हट गया है, तो उसका स्थान नीचे से ठंडा जल ले लेगा, तो यहाँ तापमान क्या है, कम हो जाएगा। तो ये भी एक वजह है दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम होने की, ठीक है। तो उसके बाद ध्रुवों के पास 0 डिग्री हो जाता है। उसके बाद देखो सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापक्रम 17.2 डिग्री सेल्सियस, यानी सभी महासागरों का, यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन तीनों महासागरों का जो एवरेज टेम्परेचर निकाला गया है वार्षिक तापक्रम वो 17.2 डिग्री सेल्सियस है। ये महत्वपूर्ण बिंदु बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। उसके बाद देखो प्रशांत महासागर का तापमान, प्रशांत महासागर का तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस, और हिंद महासागर का तापमान 17.03 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
फिर है अटलांटिक महासागर का तापमान 16.91 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों महासागरों का अलग अलग तापमान बता दिया है। सतही तापमान, ये ध्यान रखना, यह सतह का तापमान है। जैसे कल मैंने एक बात बताई थी आपको, तो जो महासागर जितना बड़ा होगा उसका तापमान उतना ही अधिक होगा। प्रशांत महासागर का तो तापमान दोनों महासागरों से अधिक है, 19.1 डिग्री सेल्सियस है। मगर देखो हिंद महासागर का जो तापमान है वो अधिक है, और अटलांटिक महासागर है उसका तापमान कम है, हिंद महासागर की तुलना में कम है। जबकि हिंद महासागर क्या है, छोटा है अटलांटिक महासागर से, लेकिन तापमान अधिक है। इसका कारण यह है क्यों, जो हिंद महासागर है वो स्थलीय भागों से घिरा हुआ है। जैसे कल बताया था, कल नहीं, वो जब सागरीय नितल हम पढ़ रहे थे, सागरीय नितल का उच्चावच, जब उसमें हम हिंद महासागर पढ़ा था, जो हिंद महासागर क्या है, महाद्वीपों से घिरा हुआ है, यानी स्थलीय भाग यहाँ अधिक है हिंद महासागर के। इसलिए हिंद महासागर का जो टेम्परेचर है वो अधिक है अटलांटिक महासागर की तुलना में। अब जो हिंद महासागर है इसका जो अधिक तापमान है, देखो हिंद महासागर इसका देखो अधिकतम तापमान इसका अधिकतम तापमान हमें मिलता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। कितना मिलता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो हिंद महासागर का जो अधिकतम तापमान है वो हमें बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर से में मिलता है, क्योंकि ये दोनों ही स्थलीय भाग के नजदीक है, उसके पास में है, इसलिए। ठीक है, तो ये था महासागर का जो तापमान है उसका क्षैतिज वितरण। अब हम पढ़ेंगे महासागर के तापमान का लंबवत वितरण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं महासागरीय तापमान का लंबवत वितरण। पहले हमने क्षैतिज वितरण पढ़ा था, अब हम लंबवत वितरण पढ़ेंगे, यानी सतह से गहराई की ओर जो तापमान है उस विषय में हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो, जो महासागरों का सर्वाधिक तापमान सतह पर ही पाया जाता है, जो सबसे अधिक तापमान है वो सतह पे ही पाया जाता है महासागरों के। क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो जल के अंदर अधिक गहराई तक नहीं जा पाती है। लगभग 200 मीटर तक सूर्य की किरणें सागर के अंदर 200 मीटर की गहराई तक ही प्रवेश कर पाती है अधिकतम, और सूर्य की जो किरणें हैं वो लगभग 20 मीटर तक ही सागरीय जल है उसे गर्म कर पाती है, और उससे अधिक यानी 20 मीटर तक ही गर्म कर सकती है। उससे अधिक डीप गहराई पर जो सूर्य की किरणें हैं वो गर्म नहीं कर पाती है, और वो उसके बाद 200 मीटर के नीचे शायद ही जा पाती है। यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो 200 मीटर के नीचे तक नहीं जा पाती है, अधिकतम 200 मीटर तक ही सूर्य की किरणें जा पाती है। और उसके बाद 2000 मीटर की गहराई पर तापक्रम में गिरावट तीव्र गति से होती है। 2000 मीटर है वहाँ पर जो तापमान है उसमें गिरावट तीव्र गति से होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें हैं वो एक निश्चित गहराई तक ही सागरीय जल है उसको गर्म कर पाती है। ऊपरी सतह से नीचे जाने पर बढ़ती गहराई के साथ तापक्रम घटता तो है, परंतु जो घटने की दर होती है तापमान की, यानी जो
सतह पर जो तापमान है, जो नीचे जो तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है, जो तापमान घट रहा है, वो घटने की जो दर है वो समान नहीं होती है, वो अलग अलग होती है, अलग अलग गहराई पे वो अलग अलग होती है। इसलिए यहाँ देखो एक टेबल बनाई है मैंने, देखो तापमान का लंबवत वितरण, गहराई ये फेदम में है और ये तापमान है सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस। ये देखो 100 फेदम, 100 फेदम का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है। अब थोड़ा नीचे आ गए 200 पे, तो 10 डिग्री तापमान हो गया। ठीक है, देखो गहराई के साथ तापमान परिवर्तित हो रहा है। उसके बाद 500 फेदम की गहराई पर जो तापमान है वो 7.2 डिग्री सेल्सियस, और 1000 फेदम की गहराई पर तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस है। जो तापमान है उधर गिरता कम होता जा रहा है। फिर 1500 फेदम की गहराई पे 2 डिग्री तापमान, और 2200 फेदम की गहराई पर जो तापमान है वो 1.8 डिग्री है। यानी जो सतह है, ये मान लो सतह है, सतह से जो नीचे तक जो तापमान है वो घट तो रहा है, तापमान क्या घट रहा है, मगर जो घटने का जो क्रम है वो अलग अलग है। यानी अलग अलग गहराई पे जो तापमान है वो अलग अलग है। उसके बाद देखो इसमें तो 5 फेदम की गहराई यानी 30 फीट पर दैनिक तापांतर, और 100 फेदम यानी 600 फीट पर वार्षिक तापांतर नहीं पाया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर होता ही नहीं है, इतना परिवर्तन होता ही नहीं कि इनमें अंतर हो सके। उसके बाद है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गहराई के साथ तापक्रम में गिरावट असमान दर से होती है। यानी भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर हम जाते हैं तो जो तापमान घटने की जो दर है वो असमान होती है। फिर है कि जिन क्षेत्रों से सतह का जल बहा लिया जाता है और नीचे से जल ऊपर आता है, वहां पर सतह का तापक्रम कम हो जाता है। तो ये बात आपको पहले बता दी, अगर सतह पर गर्म जल है वो हट जाता है तो नीचे से फिर जो जल आएगा तो वो ठंडा होगा, जिससे तापमान कम हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि भूमध्य रेखीय भाग पर वर्षा के जल के कारण लवणता कम हो जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, सबसे अधिक वर्षा वहाँ होती है, तो जो वर्षा होने के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो लवणता है वो कम हो जाती है, जल में जो लवणता होती है वो कम हो जाती है, और परिणाम स्वरूप सतह के नीचे उच्च तापक्रम तथा उच्च लवणता पाई जाती है। जो सतह है उसके नीचे उच्च तापमान और उच्च लवणता पाई जाती है, परंतु उसके बाद पुनः तापक्रम का पतन प्रारंभ हो जाता है। यानी तापक्रम है वो वापस गिरने लगता है, एक समान नहीं रहता है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे भी सागरीय क्षेत्र है जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अधिक रहता है, जैसे सार्गेसो सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। ये ऐसे सागर है जहाँ पर जो तापमान है वो अधिक होता है। जैसे सार्गेसो सागर है, जैसे लाल सागर है, लाल सागर में देखो गहराई पर जो तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो ये इन सागरों में तापमान अधिक इसलिए होता है क्योंकि ये बंद महासागर है, यानी इनमें नया जल नहीं आता है, जल का आदान प्रदान नहीं हो पाता है इनमें। और दूसरा, ये जो सागरीय क्षेत्र है ये जल से घिरे, ये स्थल से घिरे हुए हैं। एक तो ये स्थल से घिरे हुए हैं, दूसरा इनमें नवीन जल नहीं आ पाता है, इसलिए इनका जो तापमान है, गहराई में तापमान इनका अधिक मिलता है और सतह पे भी इनका तापमान अधिक होता है। उसके बाद देखो
तापमान की दृष्टि से महासागरीय जल की 3 परतों का निर्धारण किया गया। तापमान की दृष्टि से जो महासागर है उसमें 3 परतें बताई गई है। ऊपरी परत 3 भागों में बांटा है, ऊपरी परत, निचली परत, फिर है थर्मोक्लाइन परत। तो पहले बात करेंगे ऊपरी परत की। देखो ऊपरी परत महासागरीय सतह से 500 मीटर तक, जो महासागरीय सतह है उससे लेके 500 मीटर तक ये ऊपरी परत पाई जाती है। और इस ऊपरी परत का जो औसत टेम्परेचर है, औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर, वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह परत उष्णकटिबंधीय महासागरों में वर्ष पर्यंत रहती है। अब ये जो परत है, ऊपरी परत है, ये स्थायी नहीं है। जो उष्णकटिबंधीय महासागर है वहाँ यह वर्ष भर रहती है, परंतु मध्य अक्षांशों में यह परत केवल ग्रीष्म काल में ही विकसित हो पाती है। जो मध्य अक्षांश है वहाँ केवल ग्रीष्म ऋतु में ही यह परत विकसित हो पाती है। उसके बाद बात करते हैं निचली परत की। जो निचली परत का है इसका विस्तार 1000 मीटर से सागरीय तली तक है। 1000 मीटर से सागरीय तली तक है। फिर देखो इंपॉर्टेंट परत है ये थर्मोक्लाइन। ये क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी आता है और 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आता है। देखो थर्मोक्लाइन परत है, ऊपरी और निचली परत के मध्य में स्थित है ये थर्मोक्लाइन परत। ये ऊपरी परत, ये निचली परत, इसके मध्य में स्थित है थर्मोक्लाइन परत। तो इसका विस्तार है 300 मीटर से 1000 मीटर तक। थर्मोक्लाइन जो परत है इसका विस्तार 300 मीटर से 1000 मीटर तक है। इसमें गहराई के साथ तापमान में तीव्र परिवर्तन होता है। जो थर्मोक्लाइन परत है इसमें गहराई के साथ तीव्रता से परिवर्तन होता है इस परत में, तो इसे थर्मोक्लाइन परत कहते हैं। तो ये था लंबवत तापमान का वितरण महासागरों में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।